हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, एक एडजस्टमेंट जो था हमारा वो हमने पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर। फंड बेस्ड एक्टिविटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट जो था वो। अब दूसरा एडजस्टमेंट जो अब हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द एक्सपेंसेस। यानी एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट होते हैं, उनका ट्रीटमेंट हमारे को किस तरह से करना है। तो जैसा कि स्टूडेंट मैं वापस रिपीट कर देता हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर हमारे को पता है वो बनता है एक्रूअल बेसिस पर। यानी उसके अंदर केवल इसी करंट ईयर के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन हम जानते हैं एक्सपेंसेस के केस में दो तरह के एडजस्टमेंट होते हैं हमारे। एक तो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट भी होता है और एक हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस जो उनका भी एडजस्टमेंट होता है। तो इनका ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से होगा हमारे, चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हो चाहे वो प्रीपेड एक्सपेंसेस का हो, तो उनका ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है वो हम इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम, जैसे हम फॉर कोई एग्जांपल ले लेते हैं एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस से रिलेटेड। सपोज रेंट है ना, रेंट पेड, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है एक्सपेंसेस का, विच इज मेड बाय द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके वहां पर एक रेंट नाम से एक एक्सपेंसेस दे रखा है रेंट पेड के नाम से। तो रेंट पेड का अमाउंट जो भी होगा वो हमारे को गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। उसके अंदर हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करने हो सकते हैं या इस एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी दो नाम लिए थे, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ये दोनों एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड हो सकते हैं। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, एड करते हैं। आपने फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट पढ़े हैं तो उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एड करते हैं, बिकॉज द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which relates with the current year but not yet paid। वो खर्चे जो इस ईयर से रिलेटेड है लेकिन उनको अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, तो इसलिए हम उनको ऐड कर देते हैं इसके अंदर। तो रेंट पेड जो होगा उसमें आउटस्टैंडिंग रेंट का जो अमाउंट होगा वो हम ऐड करेंगे। कौन सा अमाउंट ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट का। तो मैं लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ करंट ईयर, ये भी ध्यान रखना है आपको। कौन सी ईयर का ऐड करोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर का। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये लिखा हो आपको एट द एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ द ईयर, ऐसा ना लिखा हो आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ करंट ईयर, ऐसा भी लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग रेट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, या फिर डेट डाल दे 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग रेट इतना है, तो 31 मार्च को जो आउटस्टैंडिंग रेंट हो उसको ऐड कर देना आप लोग। किसके अंदर ऐड करोगे, रेंट पेड जो गिवन होगा उसके अंदर। ठीक, आउटस्टैंडिंग ऐड हुआ। प्रीपेड को क्या करते हैं हम लोग, प्रीपेड को क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो अभी हम लेस करेंगे यहां पर प्रीपेड रेंट। कौन से ईयर का होगा, वो भी करंट ईयर का ही होगा। तो प्रीपेड रेंट ऑफ करंट ईयर, या फिर ये भी हो सकता है प्रीपेड रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो प्रीपेड रेंट को हमें क्या करना है, लेस करना है। तो स्टूडेंट ये ट्रीटमेंट आप 11th में भी पढ़ चुके हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड किया जाता है, लेकिन यहां ये ध्यान रखना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से ईयर के होंगे, करंट ईयर के। या फिर ऐसा हो लिखा हो एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उनको ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है ऐड हुए तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो प्रीपेड रेंट ऑफ करंट ईयर और प्रीपेड रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर इज लेस फ्रॉम द रेंट पेड। ये तो हो गया करंट ईयर का जो रेंट आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड था उसका ट्रीटमेंट। लेकिन अब ये भी हो सकता है करंट ईयर के साथ साथ अपने प्रीवियस ईयर का भी कुछ आउटस्टैंडिंग चल रहा हो, तो ये दो ट्रीटमेंट तो नॉर्मल है, वो मैंने बता दिए। अब इसमें क्या है कि जैसा हमने आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर का ऐड किया, तो अगर सपोज कीजिए आपको प्रीवियस ईयर का भी दे रखा है आउटस्टैंडिंग, तो वो ऐड हो रहा है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का क्या हो जाएगा, लेस। यानी आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, या लास्ट ईयर भी हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। या फिर क्या लिखा हो सकता है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्या कर दोगे, उसको लेस करोगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर ऐड किया था, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ये चीज समझ में आई। फिर हमने यहां पर लिखा था प्रीपेड ऑफ करंट ईयर लेस, तो प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, रिवर्स। यानी प्रीपेड ऑफ या प्रीपेड रेंट ऑफ
लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर या फिर क्या लिखा होगा इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कुछ भी लिखा हो सकता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सारी चीजें एक ही हैं। और अगर ये सब भी नहीं लिखे वो डेट लिख दे कि प्रीपेड रेंट ऑन 1 अप्रैल, तो समझ जाना 1 अप्रैल मतलब पिछले साल की अगर है ओपनिंग तो, और 31 मार्च को लिखा हुआ मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो स्टार्टिंग की डेट है मतलब बिगिनिंग वाला है वो, लास्ट डेट है मतलब वो क्लोजिंग वाला है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिखा है मतलब स्टार्टिंग का ही है, लास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा मतलब करंट ईयर का है। तो ये चीज समझ में आ गई आप सभी को। क्या करना है, सिंपल सा है, बहुत कुछ ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। इतना मत सोचो कि और ये क्या बता दिया, इतने लंबे चौड़े नाम लिख दिए, पता ही नहीं लग रहा हो क्या रहा है। बहुत इजी है। क्या करना है, आउटस्टैंडिंग आपको पता ही है सभी को, आउटस्टैंडिंग हम हमेशा से 11th क्लास से ऐड करते आ रहे हैं, तो करंट ईयर का ऐड करते हैं, ये चीज ध्यान रखो। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो प्रीपेड जो होता है उसको क्या करते हैं, लेस करते हैं, वो भी कौन से ईयर का, करंट ईयर का। तो देखो मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर ऐड और प्रीपेड ऑफ करंट ईयर लेस, ये दोनों चीजें पता लग गई। बस इनके रिवर्स करो तो वो भी रिवर्स हो जाएंगे, यानी आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर ऐड था तो आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और प्रीपेड ऑफ करंट ईयर लेस था तो प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर ऐड हो जाएगा। बस ये चारों एडजस्टमेंट करने हैं, अगर हो तो, जरूरी नहीं है सारी चीजें चारों एडजस्टमेंट दे रखे हों, जो भी एडजस्टमेंट आपको दे रखे हैं उनका ट्रीटमेंट करना है। तो ये चारों आइटम इसमें रेंट पेड के अंदर रेंट लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो अमाउंट आपके रेंट का अमाउंट आ जाता है करंट ईयर का। क्या आ जाता है, रेंट आ जाता है करंट ईयर का, यानी करंट ईयर का कितना रेंट बन रहा है वो अमाउंट अपने पास में आ जाता है। तो ये तो हमने सीख लिया कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है। अब बात आती है ये अमाउंट जाएंगे कहां पर, ये रेंट का अमाउंट जो हमारे पास करंट ईयर का आया वो कहां जाएगा, ये रेंट पेड कहां से आएगा। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा ना, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है जिसमें आपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना होगा। तो अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला है तो ये रेंट पेड जो होता है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर दे रखा है। देखो मैंने लिखा है रेंट पेड, पेड मतलब पे कर दिया, और हम जानते हैं पे करते हैं तो खर्चा वो कहां लिखा होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा होता है। तो ये अमाउंट कहां दे रखा होगा, मैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। कौन सी साइड में होगा, तो सीआर साइड में होगा, क्योंकि पेमेंट है तो सीआर साइड में लिखा होगा रेंट पेड। तो ये अमाउंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के सीआर साइड में होगा। और अगर नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन दिया है हमारे को एक अलग से 3 नंबर का क्वेश्चन, तो डायरेक्ट रेंट पेड दे रखा होगा हमारे को, तो वो उठा लेना है वहां से। फिर ये चारों एडजस्टमेंट एडलेस करने, हमारे पास रेंट करंट ईयर का आ जाएगा। तो अब ये जो अमाउंट आएगा ये कहां जाएगा, तो ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। कौन सी साइड में जाएगा, रेंट पेड एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसेस कौन सी साइड में लिखते हो आप, डीआर साइड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डीआर साइड में लिखते हैं एक्सपेंसेस, तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डीआर साइड में लिख लेंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को करना क्या है। सिंपल सा एडजस्टमेंट है, चारों आइटम एडजस्ट करने, जो अमाउंट आता है हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ही जाता है। कौन से साइड में जाता है, तो डीआर साइड में जाता है। क्लियर। अब थोड़ा ट्विस्ट इसमें लाते हैं। अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको रेंट पेड नहीं दे रखा है, बल्कि आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया रेंट ऑफ द करंट ईयर। क्या दे दिया, रेंट ऑफ द करंट ईयर, और आपसे ये कह दिया कि कैलकुलेट द रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या दिया है क्वेश्चन में, दे दिया आपको रेंट ऑफ द करंट ईयर इज रुपीज दिस वट एवर गिवन, एंड आपसे पूछा है कैलकुलेट द रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, और ये चारों एडजस्टमेंट दे रखे हैं। तो अब क्या करना है, अब रिवर्स जाना है वापस। क्या करना है, रिवर्स जाना है। तो अब क्या करोगे, जो एड था उसको लेस कर दो, जो लेस था उसको एड कर दो, तो आप रिवर्स चले जाएंगे वापस। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये अमाउंट गिवन है, यानी रेंट ऑफ द करंट ईयर इज गिवन एंड यू हैव टू कैलकुलेट द रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, देन यू हैव टू लेस दैट आइटम विच इज ऑलरेडी एडेड। मतलब उस आइटम को लेस करना है जिसको हमने एड किया, उसको लेस करना है जिसको एड करना है जिसको हमने लेस किया। तो यानी रिवर्स करना है। तो आप यहां से सीधे यहां पहुंच जाएंगे। तो जब आप सीधे सीधे चल रहे हैं इस तरह से, तो एड लेस जो हमने बताया वही दिमाग में याद एक ही रखना है। मैं नहीं कह रहा हूं दो चीजें याद रखो, एक ही चीज याद रखनी, किसको एड करना है किसको लेस करना है। अब रिवर्स जाना है तो खाली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर साइन उल्टे कर देना, तो बस अपने आंसर जो है वो आ जाएंगे। जैसे अभी लेस वाले दोनों यहाँ लेस कर देते हैं,
एडेड वाले हैं, तो इनको एडलेस करके अपना अमाउंट जो है वो आ जाएगा। तो ये हमने ट्रीटमेंट समझ लिया एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द एक्सपेंसेस। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, ताकि ये क्वेश्चन टॉपिक भी है वो भी समझ में आ जाए। ये नोट कर लो सबसे पहले जल्दी से। तो चलिए स्टूडेंट, एडजस्टमेंट आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हमें करना है क्वेश्चन। तो मैंने बहुत सर्च किया आपकी बुक के अंदर, क्वेश्चन मिला है मुझे केवल एक, यानी एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट से रिलेटेड केवल एक ही क्वेश्चन है बुक के अंदर, वो है क्वेश्चन नंबर हमारा 33। नो डाउट क्वेश्चन एक है, लेकिन जो आगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे वहां पर ये बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। और एक टॉपिक आपका ये भी है जिस पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से बन सकता है, तो इसलिए इसको लाइटली मत ले लेना कि क्या है चलो हो जाएगा ऐसा, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है नहीं बुक के अंदर लेकिन बन सकते हैं। और जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट जो होता है इन्हीं का होता है मेरे ख्याल से। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर मेन जो खेल है वो सब इसी का है, डेट्स का, कि आपको डेट कौन सी दे रखी है, वो रिसीव दे रखा है, पेड दे रखा है या करंट ईयर का दिया हुआ, ये चीज बहुत ध्यान रखना। छोटी छोटी चीजें जो है थोड़ा मुश्किल कर सकती है इस चैप्टर में, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ोगे, स्टार्टिंग में लैंग्वेज को अच्छे से समझ के पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 33, पेज नंबर है 1.63, बुक है हमारे पास टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ध्यान से समझिएगा। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 सैलरी पेड अमाउंटेड रुपीज 2,40,000। देखो फर्स्ट लाइन मैंने अंडरलाइन कर दी वहां पर, सैलरी पेड रुपीज 2,04,000। सैलरी पेड लिखा है ना, सैलरी पेड लिखा है हमारे, देखो इस फॉर्मेट के अंदर सैलरी पेड लिखा है सबसे पहले, मतलब रेंट पेड लिखा है। तो अभी यहाँ रेंट की जगह हम सैलरी कर देते हैं, मिटाता नहीं हूं मैं इसको ट्रीटमेंट को, मैं जहां जहां पर रेंट लिखा है हम उसको सैलरी कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है अब सब जगह सैलरी करना पड़ेगा। तो जहां जहां रेंट था वो मैं सैलरी कर देता हूं। तो सबसे पहले सैलरी पेड लिखा हुआ था मेरे पास, तो मैं लिख देता हूं सैलरी पेड। सैलरी पेड कितना है 2,04,000। ये 2,04,000 रुपीज जो है वो मैं सैलरी पेड का अमाउंट लिख लेता हूं। समझ में आ गया, सैलरी पेड था इसलिए मैंने सबसे पहले यहां लिखा। अगर वही सैलरी ऑफ द करंट ईयर ऐसा लिखा होता तो मैं यहां पर लिख देता इसको। तो मेन चीज है ये पता लगाना दिया क्या हुआ है। सैलरी पेड लिख लिया, इसके आगे क्या लिखा है, एज सर्टेन द अमाउंट चार्जेबल टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। क्या लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट चार्जेबल टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आप कितना अमाउंट लिखेंगे वो कैलकुलेट करना है। तो देखो दूसरी चीज और पता लग गई, क्या लिखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लिखोगे। तो देखो हम ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो अमाउंट आता है वो कहां लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं, और उसने यही पूछा है। तो इसका मतलब मुझे पता लग गया, मैंने यहां पर लिखे हैं 2,04,000, इसका मतलब ये सही है। अब मुझे सीधा सीधा चलना है, जिनको ऐड करना ऐड करेंगे, लेस करना लेस करेंगे, जो अमाउंट हमारा आ जाएगा वो सीधा कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर चला जाएगा। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा तो मुझे मेरा आंसर आधा तो वैसे ही मिल गया कि क्या कैलकुलेट करना है और कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे को दे रखा है प्रीपेड सैलरी ऑन 31 मार्च 2018। देखो ऊपर हमारे को जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था उसमें बोला था फॉर द इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 बोला था। तो इसका मतलब वो जो है वो हमारा करंट ईयर है। 2019 जो है हमारा कौन सा ईयर है, करंट ईयर है। तो 2018 जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था ईयर का बहुत ध्यान रखना है आपको। ये जो रेंट पेड दे रखा था, सॉरी सैलरी पेड दे रखा था हमारे को 2019 का दे रखा था, तो इसका मतलब करंट ईयर जो है वो हमारा 2019 है। तो 2018 जो हो जाएगा वो हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा। तो अभी यहां पर दिया हुआ है प्रीपेड सैलरी ऑन 31 मार्च 2018, 18 है ना, 31 मार्च भूल जाओ क्योंकि तो यहां गड़बड़ हो सकती है। तो 31 मार्च मैंने यहां पर लिखा था एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर होता है तो 31 मार्च डेट आती है, लेकिन यहां पर 2018 है, मतलब पिछले साल की एंड लास्ट डेट है। तो पिछले साल की लास्ट डेट अगले साल के लिए ओपनिंग डेट हो जाती है। तो यानी ये जो 2018 का प्रीपेड दिया हुआ है 24,000 रुपीज का, कहां लिखेंगे, ये देखो प्रीपेड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर नहीं है प्रीवियस ईयर है, कहां है प्रीपेड, ये रहा प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर। क्या करते हैं, एड करते हैं, अमाउंट है 24,000, तो ये 24,000 रुपीज हम एड कर लेते हैं। फॉर्मेट बना जाए, फॉर्मेट तो बना हुआ है पहले से, अपने को याद रखना है। करंट ईयर का प्रीपेड क्या होता है,
माइनस होता है तो प्रीवियस ईयर का क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ एड लिखो, प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर, एड कर दो 24,000। फिर अगला चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है प्रीपेड सैलरी ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 यानी इसी ईयर की है, 2019 करंट ईयर है। करंट ईयर का प्रीपेड, करंट ईयर का प्रीपेड क्या करते हैं हम लोग, लेस करते हैं। करंट ईयर का प्रीपेड लेस होता है, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है प्रीपेड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का लेस करते हैं तो अभी लेस कर देते हैं। कितना अमाउंट है हमारे पास, 12,000 रुपीज। ये 12,000 हमने लेस कर दिए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ रुपीज 30 ऑन 31 मार्च 2018, प्रीवियस ईयर है। आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, एड, तो प्रीवियस ईयर का लेस, तो अभी हम लोग को लेस करना है 18,000 रुपीज। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर हम लेस कर देते हैं 18,000 रुपीज। ये हमने कर दिया लेस 18,000 आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। एंड लास्ट इज गिवन आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 31 मार्च 2019 यानी करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम करते हैं एड रुपीज 15,000। कितना है हमारा, रुपीज 15,000। तो हम आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 रुपीज जो है उनको कर देते हैं एड। तो ये हमने चारों जो हमारे थे ट्रांजेक्शंस, वो ट्रांजेक्शंस हमने लिख लिए हैं। 2,04,000, 24,000, 18,000, 15,000 एंड 12,000। ये सब एड लेस कर लेते हैं। अब कितने आते हैं आंसर हमारे, वो चेक कर लेते हैं। तो पहले एड वाला एड कर लेते हैं, फिर लेस वाला दोनों जो है वो अमाउंट माइनस कर देंगे हम इसमें से। तो पहले एड वाला एड करो, फिर माइनस करते हैं। तो ऐड कर लेते हैं अमाउंट, सबसे पहले एडेड वाले 2,04,000 एंड 15,000, 2,19,000। पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। 14 प्लस 42, 3, 39, 39, 40, 43, 2,43,000। एंड लेस वाला अमाउंट होता है हमारा 30,000 रुपीज का। तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 2,13,000 रुपीज। तो स्टूडेंट एड लेस करने पर हमारा अमाउंट आ रहा है 2,13,000 रुपीज, विच इज शो एज अ सैलरी। कहां शो करेंगे, तो वो शो करेंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डीआर साइड में। तो इस तरह से हमारे को ये सब एड लेस करने के बाद अमाउंट जो है वो शो करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से अपने को ये क्वेश्चन जो है वो करने हैं। अब ध्यान रखना है आपको कि क्या गिवन है क्वेश्चन में, पेड गिवन है या ओनली सैलरी या रेंट एक्सपेंसेस जो भी है वो दे रखे हैं। तो कैसे चलना है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। तो आई थिंक ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फोकस करना है इस टाइप के क्वेश्चन जो है उन पर भी। 3 मार्क्स का टॉपिक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको।